की शुरुआत है। चीन के सैनिकों को रूस ट्रेनिंग देगा, चीन के 600 सैनिकों को रूस ट्रेनिंग देगा। ये वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट होता हुआ इससे समझ में आता है रूस और चीन अगर एक तरफ जा रहे हैं, ये एक बहुत क्लियर कट मैसेज और पिक्चर सामने रख रहा है कि एक तरफ अगर नाटो रहता है और दूसरी तरफ रूस चीन अपना एक खेमा बनाते हैं तो वो नाटो के लिए एक बड़े चैलेंज की तरह होगा। हालांकि 32 देशों का समूह है नाटो, लेकिन क्या ये 32 देश इतने समर्थ हैं जितना यूएस, यूके या फिर अगर हम उसमें तुर्की को मान लें या जर्मनी या फिर फ्रांस अगर इसमें जोड़ लें। इनके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं जो खुद इतना ताकतवर नहीं है। लग्जमबर्ग हुआ, नीदरलैंड्स हुआ, नॉर्वे हुआ। खैर, ग्रुप कैप्टन वीएन झा इस जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वीएन झा सर, मैं पुतिन की उस वार्निंग की तरफ ध्यान देता हूं जहां पुतिन कहते हैं कि अगर किसी ने भी मिसाइल अब चलाई तो मेक जहां का होगा हम उसको भी टारगेट करेंगे। मान लीजिए रूस अपनी चेतावनी पर अड़ा रहता है, जर्मनी और ब्रिटेन या जर्मनी इस तरीके के हथियार सप्लाई करते हैं और इनकी कोई मिसाइल, मान लीजिए जर्मनी की टॉरस आकर, जो जर्मन और स्वीडन के एक सहयोग से बनी मिसाइल है, वो रूस में गिरती है, क्या रूस पलटकर यूक्रेन के साथ उस देश को निशाना बनाएगा? और नाटो का मेंबर होने के नाते फिर ये लड़ाई रूस यूक्रेन के अलावा 32 और देशों में फैलनी तय है। राजीव जी, आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क डाल दिया है कि क्या रूस ऐसा एक्शन लेगा। देखिए, रूस पहले भी ऐसा कह चुका है। जब पहली बार यूके ने अपना वो उनका एक मिसाइल था, स्टॉर्म शैडो करके एक मिसाइल था, आज से 2 साल पहले यूके ने सप्लाई किया था। और उसके सप्लाई करने से पहले भी पुतिन ने इसी तरह की एक धमकी दी थी कि अगर ऐसे मिसाइल्स आए जिसका कि प्रहार हमारे देश पे हुआ तो वो इसको कंसिडर करेंगे कि ये मिसाइल जो है नेटो की तरफ से आया हुआ है, और फिर वो उस देश को निशाना बनाएंगे जिसने उस मिसाइल को या उस हथियार को बनाया हुआ है। पहले भी कह चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन वास्तविकता ये है कि रशियन डुमा ने आज से लगभग 3 साल कह लीजिए, वो वॉर शुरू होने के 6 महीने बाद पुतिन को अथॉरिटी दे दी थी कि अगर न्यूक्लियर आर्सेनल का यूज करना हो तो आप वो कर सकते हैं। और आप याद कीजिए कि किन हालतों में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर में न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए थे। वो जो पैरामीटर थे जिसके हिसाब से कि हिरोशिमा पे जो जो न्यूक्लियर अटैक हुआ था, वो पैरामीटर युद्ध के लगभग 9वें-10वें महीने में आपको मिल जाएगा अगर आप पूरा खंगालिएगा। एक एक आर्टिकल छपी थी, कीव डिस्ट्रक्शन अ क्लियर पॉसिबिलिटी, एक छोटी सी पत्रिका है द काउंटर व्यूज, उसमें छपी थी और उसमें वो सारे पैरामीटर गिनाए गए थे जिसके चलते कि यूएस ने जापान पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था। वो सिचुएशन वॉर के लगभग 9-10 महीने बाद पैदा हो गया था यूक्रेन और रशिया के बीच में। लेकिन उसको उसको वो स्थिति पैदा हुए आज के दिन में लगभग 2.5 साल 3 साल हो गए हैं। क्या पुतिन ने कंसिडर किया न्यूक्लियर आर्सेनल को? नहीं, उन्होंने कंसिडर नहीं किया। अब आप बात कर रहे हैं ऑर्शनिक की। देखिए, ऑर्शनिक और नो ऑर्शनिक, ऑर्शनिक क्या करेगा? उसके उसके जितने 6 या 7 या 8 वॉरहेड हैं MIRV के, वो गिराएगा, वो उस मकान को जला देगा, उस प्रतिष्ठान को जला देगा। कितने चलाएगा? देखिए, अगर बॉम्ब से गिराने से, अगर महलों को या कंस्ट्रक्शंस को गिराने से अगर वॉर खत्म होता तो गाजा का वॉर तो कब का खत्म हो गया होता, यूक्रेन का वॉर कब का खत्म हो गया होता। क्योंकि इतने बॉम्ब गिराए गए हैं यूक्रेन में कि आप गिन नहीं सकते हैं। तो उसको उसके ऊपर मत जाइए। अब पॉसिबिलिटी है कि क्या पुतिन ऐसा करेंगे? वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। वो धमकी जरूर देते हैं लेकिन ऐसा वो करते नहीं हैं। अब उसके बाद में जब जब ये स्टॉर्म शैडो आया था यूके का, और वो चलाया भी गया था इसके अंदर में, रशिया के अंदर में, उससे अटैक भी हुआ था। उस धमकी के बाद जब हिमार्स यूएसए ने दिया इसको, यूएसए को हिमार्स भी चलाए गए यूके के खिलाफ में, उसका रेंज सिर्फ लगभग 70 किलोमीटर था। लेकिन 70 किलोमीटर रशिया के अंदर में जाके उसने घात किया था
उसके बाद ATCMS, US ATCMS, वो मिसाइल आया। वो लगभग 200-250 किलोमीटर का उसका रेंज है। अब आपने अभी नाम गिनाया है टॉरस का, उसका 500 किलोमीटर उसका जी, रेंज है। 500। ये सब चीजें वहां पे आते रहेंगी और चलेंगे भी। ब्रिटेन ब्रिटेन ने तो ये भी कहा था कि वो अपने 10,000 सैनिकों को यहाँ पे भेजने वाले हैं। आप याद कीजिए, आज से लगभग 1.5-2 महीना पहले जब ट्रम्प आ गए थे, तब तब यूके ने ये डिसीजन लिया था कि वो 10,000 सैनिक वहां भेजेंगे। चाहे वो यूनिफॉर्म में लड़ेंगे, चाहे बिना यूनिफॉर्म के लड़ेंगे, लेकिन वो लड़ेंगे यूक्रेन में। तो यूक्रेन अगर चाहता, अगर अगर जेलेंस्की को इतनी समझ होती कि वो अपने अपने टेरिटरी का डिस्ट्रक्शन, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का डिस्ट्रक्शन, अपने पॉपुलेशन का डिस्ट्रक्शन, उनके जो अभी भी लगभग 1/3 जो यूक्रेनियन हैं, खास करके वुमेन एंड चिल्ड्रन, वो यूरोप में रहते हैं और उनका शोषण हो रहा है, उनका एक्सप्लॉटेशन हो रहा है। ये सब चीजें अगर जेलेंस्की की समझ में आती तो वॉर कब का वो खत्म करने के लिए राजी एग्जैक्टली होगा। लेकिन आपको लगता है पुतिन जो कह रहे हैं, पुतिन उसे इस बार कर सकते हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है कि टाइम इतना प्रेशराइज कर देता है कि फैसला प्रेशर में ले लिया जाता है। देखिए, वो करेंगे नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता हूं कि वो ऐसा रिस्क मोल लेंगे कि नेटो के ऊपर में हमला करेंगे। अब नेटो के ऊपर में हमला करने का मतलब हुआ कि वो एक क्लियर रिस्क है बहुत बड़े एस्केलेशन का। वैसे ट्रंप ने अभी जो अपना ओपनिंग एक रिमार्क दिया था नेटो के देश के लिए, कि उनका जो चार्टर 5 है, कि अगर एक देश पे अगर हमला हुआ तो जी। ये पूरे नेटो के ऊपर में हमला माना जाएगा। क्या ये मतलब तर्कसंगत है? उन्होंने एक क्वेश्चन रेज किया था, क्योंकि अगर आप बार बार आप अगर रशिया को आप उकसाइएगा और रशिया आपके ऊपर में पलटवार करेगा, तो क्या ये सारे फिर नेटो के देश उसमें लड़ने के लिए आ जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जो ट्रंप ने बिल्कुल सही किया हुआ है। और यही चीज तो यूएसए यूके कर रहे हैं, यही चीज जो यूरोपियन देश जो हैं वो कर रहे हैं। वो यही चाहते हैं कि ये एक क्लियर एस्केलेशन हो वॉर का, जिसमें से कि फिर नेटो का जितना जो दायरा है, वो दायरा आगे आया। और अमेरिका एक मेन सपोर्ट तो वही है, ज्यादातर जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन है वो अमेरिका का ही है, तो उसने वो वहां पे सामने में मतलब आएगा। मैं लेकिन मैं मैं समझ पा रहा हूं सर अब तक आपकी बात से और सबकी बात से कि नेटो कोशिश ऐसी कर रहा है कि इस वॉर में प्रेशर में आकर रूस कोई ऐसा एक्शन ले यूरोप जिसके यूरोप बाद कोशिश करें। जी, जिसके बाद जो आपने पांचवें पॉइंट को इन्वोक करने की बात है, उसके जरिए पूरा नेटो एक साथ सामने यूरोप की तरह आ जाए। यूरोप से ही सारा कुछ शुरू हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1942 से 45 के बीच में, और उसके पहले भी यही चीज थी। लेकिन बड़ी खबर यूक्रेन को जो मैं बात कर रहा था, लीजिए ये बड़ी खबर, टॉरस मिसाइल जर्मनी